तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग जो है आज के वीडियो में आरसीसी रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट संबंधी जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला और जो कोडल प्रोविज़न है उसको जो है देखेंगे और क्विकली जो है आरसीसी का हम लोग जो है 1 घंटे के अंदर क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। पहला जो है सेक्शन मॉडुलस जो है इस संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन मॉडुलस के संबंध में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो है 5700 रूट अंडर एफसी के मिनिमम ग्रेड जो है वो जनरली M15 IS 456 1978 के मुताबिक, और जो नया लेटेस्ट कोड है उसके मुताबिक जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 5000 रूट अंडर एफसी के न्यूटन पर mm², मिनिमम ग्रेड जो है M20 IS 456 2000 के अनुसार हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग जो है दो कंडीशन कोलैप्स कंडीशन और सर्विसिबिलिटी कंडीशन में जो है देख लेते हैं कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशन हम लोग कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो है डेड लोड प्लस लाइव लोड के केस में, कोलैप्स के केस में हम लोग जो है 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है मान के चलते हैं। सर्विसिबिलिटी के केस में 1। दूसरा नंबर में जो है डेड लोड प्लस जो है विंड लोड अगर देखें और अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशन अगर देखें तो इसमें जो है दो कंडीशन है। पहला है फॉर नॉर्मल केस केस में, यानी डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड में जो है हम लोग 1.5 कोलैप्स के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं और सर्विसिबिलिटी के केस में 1 लेके चलते हैं। फॉर चेकिंग स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग और स्ट्रेस रिवर्सल, इस केस में हम लोग जो है डेड लोड प्लस जो है विंड लोड और अर्थक्वेक लोड का अगर कॉम्बिनेशन रहे और ओवर टर्निंग और स्ट्रेस रिवर्सल का केस रहे तो दोस्तों ये जो है आपका 0.9 कोलैप्स के केस में और सर्विसिबिलिटी के केस में जो है 1 हम लोग लोड कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। तीसरा कंडीशन है डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, यानी 3 लोड कॉम्बिनेशन अगर रहेगा दोस्तों तो इसमें हम लोग जो है कोलैप्स के केस में जो है 1.2 और सर्विसिबिलिटी के केस में 1 लेके चलते हैं। अगर हम लोग इंडिविजुअली जो है इसमें डेड लोड और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड कंसीडर करें तो इस केस में जो है आपका 1.2, 1.2, 0.8 और 0.8। कोलैप्स के केस में 1.2 और आपका जो है सर्विसिबिलिटी के केस में जो है 0.5 जो है हो जाएगा आपका लोड कॉम्बिनेशन। अगला हम लोग चलते हैं दोस्तों कि मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला जो कि जनरली जो है पूछा जाता है। मॉड्यूलर रेशियो इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC। बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस के केस में जो है हम लोग का ये फार्मूला है। रिलेशनशिप मॉड्यूलर रेशियो वर्किंग स्ट्रेस के केस में, वर्किंग मेथड के केस में जो है 280/3 सिग्मा CBC। इसमें जो है फ्लेक्सियोर स्ट्रेंथ का अगर हम लोग फार्मूला देखें, फ्लेक्सियोर स्ट्रेस का फार्मूला टेंशन इन कंक्रीट के केस में तो 0.7 रूट अंडर FCK। यहाँ जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है FCK है। साथ ही साथ जो है दूसरा केस में हम लोग देखें स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू 0.66 FCK, यानी फ्लेक्सियोर स्ट्रेंथ का जो है 0.66% यानी 66% जो है आपका स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर देखें तो ये जो है आपका 2P/πdl इसका ये फार्मूला होगा। तो इससे हम लोग जो है आपका जो है स्प्लिट
टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो है ये फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग जो है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ से जो है ये फार्मूला आपका आ जाएगा। ये जो है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये 0.5 से लेके 0.625 टाइम्स ऑफ फ्लेक्सियोर स्ट्रेंथ होता है। अब हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में अगर देखें तो XU क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और XU लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, तो दोनों का रिलेशनशिप अगर देखें तो XU से अगर ग्रेटर देन हो जाएगा XU लिमिट, तो इस केस में अंडर रेनफोर्स सेक्शन, XU इज ग्रेटर देन हो जाएगा XU लिमिट, तो इस केस में जो है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। XU लिमिट का अगर हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में वैल्यू देखें यानी जो है न्यूट्रल एक्सिस का, तो पॉइंट माइल्ड स्टील के केस में दोस्तों 0.53D। साथ ही साथ जो है अगर हम लोग हाई रेनफोर्स्ड स्टील बार अगर डिफॉर्म्ड बार यूज कर रहे हैं तो इस केस में जो है 0.48D FE 415 के लिए, और FE 500 के लिए जो है 0.46D जो है ये हो जाएगा। साथ ही साथ MU लिमिट यानी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस लिमिट स्टेट के केस में अगर हम लोग देखें तो माइल्ड स्टील के केस में 0.148 FC के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इंटू 0.148, और साथ ही साथ जो है FE 415 के केस में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है 0.138, और जो है FE 500 के केस में अगर हम लोग देखें तो इस केस में जो है 0.133 FC के। साथ ही साथ MU लिमिट हम लोग देखें तो FE 250 के लिए यानी माइल्ड स्टील के लिए 0.53, इसमें जो है ज़्यादा होगा मैक्सिमम लिमिट। उसके बाद जो है 415 के केस में 0.48D, और जो है 500 के केस में 0.46D। ये जो है दोस्तों जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको जो है याद रखना होगा। लिमिट स्टेट मेथड में जो है जनरली हम लोग ये दो वैल्यू को जो है, एक तो आपका मोमेंट रेसिस्टेंस और दूसरा जो है आपका न्यूट्रल एक्सिस से संबंधित जो है फार्मूला इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एक रिलेशन और भी है, अगर हम लोग विड्थ और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट को मोमेंट MU लिमिट से जो है कंपेयर करें तो इस तरह से ओवर रेनफोर्स सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए आप जो है रिलेशनशिप लिख सकते हैं कि BMU इज ग्रेटर देन MU लिमिट, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, और BMU इज लेस देन MU लिमिट, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग देखें तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड और जो है लिमिट स्टेट मेथड में जनरली जो है लिमिट स्टेट मेथड के जो है स्टैंडर्ड मेथड है उसके जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ का ये फार्मूला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए, D = √m/QB। साथ ही साथ जो है अगर हम लोग AST निकालें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो एरिया ऑफ स्टील = मोमेंट बटे स्ट्रेस इन स्टील इंटू J इंटू D। चेक फॉर शेयर स्ट्रेस का बात करें तो V/BD, और शेयर स्ट्रेस जो है लेस देन या इक्वल टू क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस होना चाहिए। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, खासकर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के केस में, बैलेंस सेक्शन के केस में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के केस में KC = M इंटू, तो ये दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड जो है आपको फार्मूला जो है याद रखना होगा। ठीक है, ये जो है कांस्टेंट का फार्मूला है क्रिटिकल डेप्थ के लिए, M सिग्मा CBC बटे सिग्मा ST इंटू M सिग्मा CBC इफ़ M इज गिवन। अगर मॉडुलर रेशियो दिया है बैलेंस सेक्शन के केस में तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है
साथ ही साथ पीसी परसेंटेज ऑफ स्टील अगर हम लोग देखें तो AST बटे BD इंटू 100, इसको जो है आपको याद रखना है। अब हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन में भी चलते हैं, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो है कुछ फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। कॉम्प्रेशन अगर हम लोग निकालें डबली रेनफोर्स सेक्शन में कॉम्प्रेशन का वैल्यू तो 0.36 FCK BXU प्लस जो है यहाँ टेंशन और कॉम्प्रेशन दोनों जोन में जो है यहाँ स्टील लगता है इसमें तो इससे रिलेटेड जो फार्मूला है कॉम्प्रेशन के केस में 0.36 FCK BXU प्लस FSC ASC माइनस जो है 0.45 FCK, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो है अगर हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है तो 0.36 FCK BXU इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42x, इसको जो है ध्यान में रखना है। अगर हम लोग जो है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला निकाल रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड में तो 0.87 FY AST बटे 0.36 FCK B को हम लोग डिवाइड करके जो है ये फार्मूला निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस अगर निकाल रहे हैं तो 0.36 FCK BXU इंटू D माइनस 0.42 XU। साथ ही साथ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस अगर निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हम 0.87 FY AST इंटू B माइनस 0.42 XU, इससे रिलेटेड जो है आपको फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। टेंसाइल अगर फोर्स निकाल रहे हैं तो 0.87 FY AST। साथ ही साथ जो है XU क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं तो 0.87 FY AS माइनस जो है ASC। अगर डबली रेनफोर्स सेक्शन है तो इस केस में जो है ये हो जाएगा, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा 0.87 FY AST माइनस ASC FSC माइनस 0.45 FCK बाय 0.36 FCK B। अब हम लोग चलते हैं नॉमिनल स्ट्रेस में तो शियर फोर्स इक्वल टू टॉ भी इक्वल टू V बटे BD। यहाँ V इक्वल टू लोड बटे BD इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। टॉ सी मैक्स इक्वल टू 0.631 रूट अंडर FC के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का के रिलेशन से अगर देखें तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है मैक्सिमम क्रिटिकल शियर स्ट्रेस जो है 0.631 रूट अंडर FC के होता है। परसेंटेज ऑफ स्टील अगर देखें तो AST बटे BD इंटू 100 हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये फार्मूला है मोनोलिथिक और आइसोलेटेड के केस में जो हम लोग बीम से संबंधित है। तो T बीम और L बीम से अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है विड्थ ऑफ फ्लेंज का फॉर्मूला है विड्थ ऑफ वेव प्लस क्लियर स्पान ऑफ लेंथ L0/6 प्लस 6 DF। दूसरा ये है कि आपका जो है L बीम के केस में विड्थ ऑफ फ्लेंज इज इक्वल टू BW 0.5 इंटू L0/6 प्लस 6 DF। यहाँ पे जो है 0.5 इंटू हो जाएगा किस केस में L बीम के केस में। T बीम के केस में विड्थ ऑफ फ्लेंज विड्थ ऑफ वेव प्लस क्लियर स्पान बाय 6 प्लस 6 DF और इसी में जो है 0.5 इंटू हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि L/12 प्लस जो है आपका ये जो है आपका जो है इंटू होके 1/2 यानी 3D DF इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग आइसोलेटेड केस है तो आइसोलेटेड केस में भी जो है आपका आपका जो है विड्थ ऑफ फ्लेंज का फॉर्मूला हो जाएगा BW प्लस L0/L/B प्लस 4। दूसरे केस में क्या हो जाएगा आपका विड्थ ऑफ फ्लेंज इक्वल टू BW प्लस 0.5
एल नॉट इन बाय एल नॉट बाय बी इंटू 4। तो ओवरऑल अगर देखें हम लोग तो एल नॉट इक्वल टू एल इफेक्टिव इस ये हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, और एल नॉट इक्वल टू 0.7 एल इफेक्टिव ये हो जाता है आपका कैंटिलीवर बीम के केस में या कंटिन्यूअस बीम के केस में। तो इसको दोस्तों याद रखना होगा। साथ ही साथ हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है डबली रेनफोर्स सेक्शन है, तो इसमें जो है 0.87 FY/AST1 पहला जो है एरिया का रेनफोर्समेंट इंटू D माइनस 0.42x प्लस 0.87 FY, और जो है सेकेंड कॉम्प्रेशन जोन का रेनफोर्समेंट से रिलेटेड जो है फॉर्मूला बनेगा। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इस इफेक्टिव स्पान अगर निकालें तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब के केस में अगर हम लोग देखें दोनों एंड पे सपोर्ट है और सपोर्ट का विड्थ W है, और क्लियर स्पान जो है बिटवीन टू सपोर्ट जो है L नॉट दिया हुआ है और D दिया है। तो इस केस में जो है मिनिमम इफेक्टिव स्पान L इफेक्टिव इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं L नॉट प्लस D, यानी क्लियर स्पान प्लस जो है डेप्थ ऑफ स्लैब या बीम, और जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्लियर स्पान प्लस जो है विड्थ का हाफ, सपोर्टिंग विड्थ का हाफ प्लस सपोर्टिंग विड्थ का हाफ, यानी ओवरऑल क्लियर स्पान प्लस जो है विड्थ। साथ ही साथ अगर कंटिन्यूअस बीम का केस देखें तो इसमें दो केस बनता है कि अगर विड्थ जो है लेस देन क्लियर स्पान बाय 12 है, और दूसरा केस है कि अगर विड्थ जो है सपोर्टिंग विड्थ मोर देन या इक्वल टू L नॉट बटे 12 है। तो इस केस में जो है अगर जो है आपका L नॉट बाय 12 से जो है लेस देन विड्थ सपोर्टिंग विड्थ है, तो इस केस में सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह फार्मूला लगेगा मिनिमम इफेक्टिव स्पान का। तो जो ये है L नॉट प्लस D और L नॉट प्लस W यही फार्मूला यूज होगा। अगर जो है विड्थ ग्रेटर देन या इक्वल टू L नॉट बटे 12 है, तो इस केस में जो है मिनिमम विड्थ का फार्मूला L नॉट प्लस D/2 और L नॉट प्लस W/2 ये फार्मूला दोस्तों यूज होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग कैंटिलीवर का बात करें तो कैंटिलीवर के केस में इसमें अगर हम लोग देखें तो डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर और क्लियर स्पान ऑफ द कैंटिलीवर, तो इस केस में इफेक्टिव आपका जो है इफेक्टिव स्पान इक्वल टू क्लियर स्पान प्लस D/2, और अगर जो है प्रॉप्ड कैंटिलीवर है तो इस केस में जो है आपका L नॉट प्लस W सपोर्टिंग विड्थ बाय 2। अब हम लोग जो है इंक्लाइन बार की ओर चलते हैं। तो इंक्लाइन बार के केस में आपका VS इक्वल टू V माइनस टॉ BD इक्वल टू 0.87 FY/ASB D बटे SB इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। दूसरा SB इक्वल टू 0.87 FY/ASB D कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। स्पेसिंग बिटवीन इंक्लाइंड स्टेयर अप 0.87 FY/ASB D बटे V माइनस VC इक्वल टू क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस इंटू BD। इस तरह से मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट का एक फार्मूला है, इसको जो है याद रखना होगा। ASB बटे BSB इक्वल टू 0.4/0.87 FY। मैक्सिमम स्पेसिंग अगर हम लोग देखें तो इंक्लाइन आपका जो है बीम के केस में, इंक्लाइन बार के केस में, तो मैक्सिमम स्पेसिंग 0.75D और 400 mm हो जाएगा। डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला अगर देखें तो LD इक्वल टू सिग्मा ST बटे 4 टॉ BD इंटू 5। टेंसाइल स्ट्रेस, बॉन्ड शेयर स्ट्रेस
और फाई इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बार। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के केस में देखें तो m इक्वल टू m1 प्लस m2। इस केस में जो है इम्पोर्टेंट है मोमेंट जो है tu इंटू 1 प्लस डी बाई बी बाय 1.7 और ए एस टी बटे बी डी इक्वल टू 0.87 बटे एफ वाई। इसको भी जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखना होगा। ए एस टी बटे बी डी इक्वल टू 0.87 बाय एफ वाई। टी आइसोलेटेड के केस में अगर देखें तो इफेक्टिव विड्थ अगर हम लोग देखें तो मिनिमम ऑफ एल नॉट बाय बी प्लस 4 और प्लस में बी डब्ल्यू और बी विच एवर इज मिनिमम। साथ ही साथ अगर हम लोग जो है टू वे स्लैब का केस देखें तो एल वाई बटे एल एक्स इज लेस देन 2 और वन वे का केस देखें तो एल वाई बटे एल एक्स इज मोर देन या इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम लोग अलग अलग मेंबर कॉलम स्लैब बीम के केस में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट और मिनिमम रेनफोर्समेंट देख लेते हैं। कॉलम के केस में मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस एरिया का जो है हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम जो है 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया सेक्शनल एरिया का हम लोग जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। स्लैब के केस में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम रेनफोर्समेंट अगर माइल्ड स्टील का केस है तो 0.15% यानी 15% क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और जो है एच वाई एच डी बार है तो इस केस में हम लोग जो है 12.5% क्रॉस सेक्शनल एरिया का यानी 0.125%। अब हम लोग जो है अगला चलते हैं बीम के केस में। तो बीम के केस में 4% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया फॉर ईच कंप्रेशन और टेंशन के केस में, यानी जो है ईच टेंसाइल रेनफोर्समेंट 4% और कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट 4% बीम के केस में क्रॉस सेक्शन का, यानी टोटल जो है 8%। और जो मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोग को देना है इसमें जो है ए एस टी मिनिमम बाय बी डी इक्वल टू 0.85 बटे एफ वाई। हंगर बार इन बीम के केस में 0.2% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बीम हम लोग देंगे। साथ ही साथ में स्लैब में दोस्तों फिर से चर्चा कर दूं, मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है 0.15% ऑफ माइल्ड स्टील और 0.125% जो है एच वाई एस डी बार में। साथ ही साथ साइड रेनफोर्समेंट फेस रेनफोर्समेंट बीम के केस में जो है मैक्सिमम का लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम हम लोग जो है 0.1% ऑफ द वेब एरिया हम लोग जो है प्रोवाइड करेंगे। शेयर रेनफोर्समेंट का मैक्सिमम का लिमिट नहीं है और मिनिमम हम लोग को जो है याद रखना है 0.87 एफ वाई ए एस बी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.4 बी एस बी। शॉर्ट कॉलम के केस में शॉर्ट इफ सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ बोथ एक्सिस इज लेस देन 12 होगा। लेटरल टाइज के केस में डायमीटर ऑफ लेटरल टाई इज गिवन बाय सर्टेन ऑफ स्टीफनेस नॉट बाय स्ट्रेंथ, हिंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेड ऑफ स्टील। इसमें इम्पोर्टेंट अगर टाई बार के केस में अगर रिलेशनशिप देखें तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि टाई का डायमीटर जो है ये जो है इक्वल टू या मोर देन जो है लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर बाय 4 और 6 mm विच एवर इज मैक्सिमम। दूसरा केस क्या है कि इसमें जो है आपका स्पेसिंग अगर देखें तो आपका डायमीटर दूसरा जो है आपका 16 फाई लॉन्गिट्यूडनल मिनिमम डायमीटर, तीसरा जो है आपका 300 mm विच एवर इज जो है लेसर। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट है मिनिमम इसेंट्रिसिटी अगर हम लोग देखें तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है ई मैक्स ई मिनिमम इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम ऑफ एल इफेक्टिव इन वाई डायरेक्शन बाय 500 प्लस डी
y बाय 30 और जो है 20 mm, ये दोनों में जो मैक्सिमम हो फॉर नॉन रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन के लिए, यानी सर्कुलर सेक्शन के लिए। दूसरा है ई एक्स मिनिमम जो है मैक्सिमम एल इफेक्टिव एक्स डायरेक्शन में बटे 500 प्लस डी बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन बाय 30 और जो है आपका 20 mm, विच एवर इज मैक्सिमम। इसको याद रखना है। स्पेसिंग में भी टाई बार में जो है डी यहाँ लिस्ट लेटरल डायमेंशन था दोस्तों, इसमें ई मिनिमम इजकल टू ई मैक्स इंटू एल ई बटे 300 इंटू और जो है 20 mm, विच एवर इज मैक्सिमम। साथ ही साथ जो है सिलेंडरनेस लिमिट टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी, अगर हम लोग देखें तो सिलेंडरनेस लिमिट टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी कैंटिलीवर बीम, और दूसरा है सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम के केस में। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि क्लियर स्पान का वैल्यू जो है हमेशा जो है मिनिमम ऑफ 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाय डी, यहाँ विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम से संबंधित है, और डी इजकल टू डेप्थ ऑफ द बीम। दूसरा केस है क्लियर स्पान सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम के केस में दोस्तों मिनिमम होना चाहिए 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाय डी के। ये दोनों से जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। बी पहला है कैंटिलीवर केस में 25 बी और सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूअस के केस में 60 बी। पहला केस है 100 बी स्क्वायर बाय डी, दूसरा केस है 250 बी स्क्वायर बाय डी। अब हम लोग कंट्रोल इन डिफ्लेक्शन में चले तो कैंटिलीवर बीम के केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में और कंटिन्यूअस बीम के केस में, इसमें जो है कैंटिलीवर के केस में अप टू अगर 10 mm स्पान हम लोग कंट्रोल डिफ्लेक्शन देखें तो इसमें जो है कैंटिलीवर के केस में 7, सिंपली सपोर्टेड के केस में 20 और कंटिन्यूअस बीम के केस में 26। टाइप ऑफ अगर बीम देखें सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम, इसमें अगर माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं FE 250 तो इस केस में जो है आपका कंट्रोल डिफ्लेक्शन का जो रेशियो है वो 35 और 40। टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट अगर FE 500 और FE 415 अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो HYSD बार, तो इस केस में जो है सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में जो है 28 और कैंटिलीवर कंटिन्यूअस के केस में जो है 28-32। ठीक है, टाइप ऑफ स्लैब के केस में अगर कंट्रोल डिफ्लेक्शन है तो 28-32, सिंपली माइल्ड स्टील के केस में 35-40 और HYSD बार के केस में 28-32। अब हम लोग कॉलम की ओर बढ़ते हैं। कॉलम में अगर हम लोग देखें तो कॉलम में जो है इसेंट्रिसिटी इक्वल टू हम लोग को 0 रखना है इसेंट्रिसिटी। तो साथ ही साथ इसमें जो है एक्सियल फोर्स का फार्मूला है P इक्वल टू 0.45 FC के AC इंटू 0.75 FC के AST। इसमें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं P इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया इन स्टील, यानी फोर्स हो गया स्ट्रेस गुना एरिया, प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट गुना एरिया ऑफ कंक्रीट। तो इसमें जो है हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो स्टील का स्ट्रेस जो है वो M टाइम्स ऑफ कंक्रीट का स्ट्रेस, यानी मॉड्यूलर रेशियो M इंटू मॉड्यूलर रेशियो हम लोग इक्विवेलेंट करने के लिए यूज करते हैं। एक्सियल लोड कॉलम अगर देखें इसेंट्रिसिटी लेस देन 0.05H, इसमें जो है PW इक्वल टू 0.9P इक्वल टू 0.4 FC के AC प्लस जो है 0.36 FC के AST। एक्सियल लोड कॉलम के केस में, इसेंट्रिक लोड कॉलम के केस में E इक्वल टू 0 हो तो ये फार्मूला ऊपर लगेगा 0.45 FC के AC प्लस 0.75 FC के AST। दूसरा केस में जो है अगर एक्सियल लोड कॉलम है तो और इसेंट्रिसिटी जो है लेस देन 0.05H है तो इस केस में जो है आपका P इक्वल टू 0.9P, यानी 10% जो है रिड्यूस हो जाएगा इसमें, यानी 90% ऑफ जो है इसेंट्रिक लोड कॉलम के केस का हो जाएगा, यानी जो है 0.4 और 0.67। ठीक है,
प्री स्ट्रेस कंक्रीट का अगर बात करें तो लॉस ड्यू टू स्ट्रेंथ इफेक्ट अगर देखें तो P इंटू के इंटू एक्स करते हैं। लॉस ड्यू टू कार्वेचर करेक्शन P इंटू म्यू इंटू वाई अल्फा करते हैं। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस एट एंकोरेज स्टेज देखें तो डेल एल बटे एल इंटू इलास्टिसिटी ऑफ स्टील यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इन टेंशन एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द टेंशन। लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट अगर देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ स्टील गुना ESH श्रिंकेज के केस में, ठीक है। लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट देखें तो फाई MFC। लॉस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन लॉस इन स्टील गुना ES। लॉस ऑफ स्ट्रेस अगर देखें तो स्ट्रेन लॉस इन स्टील गुना यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं FC बटे EC इंटू ES इजकल टू P0 बाय A प्लस N बाय Z। टाइप ऑफ प्री स्ट्रेस ऑन वेरियस बेस अगर देखें तो सोर्स ऑफ फोर्स देखें तो हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल और केमिकल। दूसरा है टाइम ऑफ फोर्स एप्लीकेशन, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। तीसरा है प्लेस ऑफ फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल लाइक एज इन ब्रिज, इंटरनल लाइक एज इन स्लीपर्स। अब हम लोग जो है टेंडन से संबंधित जो है कुछ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से रिलेटेड कुछ डाटा को देख लेते हैं दोस्तों। पहला केस है आपका सिस्टम और किस किस कंट्री में यूज होता है। दूसरा टाइप ऑफ टेंडन, दूसरा कॉलम। तीसरा है आपका रेंज ऑफ फोर्स, अरेंजमेंट ऑफ टेंडन इन डक्ट और जो है पांचवा है टाइप ऑफ एंकोरेज। पहला है आपका फ्रिसनेट यानी फ्रांस के जो इंजीनियर थे उनके मुताबिक जो है वायर और टेंडन्स यूज किया गया प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए। रेंज ऑफ फोर्स जो है मीडियम से लार्ज, अरेंजमेंट ऑफ टेंडन इन डक्ट जो है एंगुलर स्पेस्ड बाय हेलिकल वायर कोर यूज किया गया। टाइप ऑफ एंकोरेज जो है कंक्रीट वेज। दूसरा हम लोग चलते हैं ली मैकॉल ग्रेट ब्रिटेन के ये जो है इंजीनियर थे। इन्होंने जो है टाइप ऑफ टेंडन में बार थ्रेडेड एट इंड यूज किया। रेंज ऑफ फोर्स जो है स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों तरह से। अरेंजमेंट ऑफ टेंडन डक्ट जो है सिंगल बार। साथ ही साथ टाइप ऑफ एंकोरेज जो है हाई स्ट्रेंथ नट का यूज किया। अब हम लोग चलते हैं गेफोर्ड यूडल। इसमें जो है ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित हैं ये। वायर का यूज किए, स्मॉल और मीडियम रेंज ऑफ फोर्स का यूज किए प्री स्ट्रेसिंग के लिए। साथ ही साथ इसमें जो है इवनली स्पेस्ड बाय प्री फोर्स्ड स्पेसर्स। स्पिलिट कोन वेज इम्पोर्टेंट है, यूज हुआ। गिफोर्ड यूडल ने यूज किया। साथ ही साथ जो है मेंडल गोल्टेन। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं इससे संबंधित। तो इसमें जो है मेंडल मैग्नल बोल्टेन जो है बेल्जियम से संबंधित जो है ये इंजीनियर थे। इन्होंने वायर का यूज किया और पोस्ट टेंशन के लिए जनरली ये यूज किए। स्मॉल, मीडियम और लार्ज के लिए जो है रेंज ऑफ फोर्स। अरेंजमेंट ऑफ टेंडन जो है हॉरिजेंटल रो में जो है 4 वायर और स्पेस्ड बाय मेटल ग्रिल के रूप में यूज किए। इसमें जो है फ्लैट स्टील वेज इन सैंडविच प्लेट इम्पोर्टेंट है, जो है सैंडविच प्लेट जो है यूज किए। अब हम लोग जो है
ग्रेड ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड हम लोग डायरेक्ट टेंशन और बेंडिंग टेंशन का जो है वैल्यू देख लें तो डायरेक्ट टेंशन जो है से ज़्यादा जो है बेंडिंग टेंशन का वैल्यू होता है। तो इसमें जो है अगर हम लोग M20, M25, M30 और M35 का अगर हम लोग ग्रेड देखें तो डायरेक्ट टेंशन 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, जबकि बेंडिंग टेंशन जो है 1.7, 1.8, 2 और 2.2 के बीच जो है लाई करता है। टोटल ऑफ लॉस अगर हम लोग देखें प्री स्टेज कंक्रीट में, तो सबसे पहले जो है इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट जो है वो प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग, इसमें जो है दो तरह का। प्री टेंशनिंग में जो है 3%, पोस्ट टेंशनिंग में लगभग जो है ये नेग्लिजिबल रहता है 1%। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्री टेंशन के केस में जो है इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट जो है वो मैक्सिमम होता है 3%। दूसरा है आपका क्रीप इन कंक्रीट, इसमें जो है 6% प्री टेंशनिंग में और पोस्ट टेंशनिंग में 5%। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट जो है 7% प्री टेंशनिंग में, पोस्ट टेंशनिंग में 6%। उसके बाद जो है रिलैक्सेशन ऑफ स्टील देखें तो 2% पहला केस में प्री टेंशनिंग के केस में, और पोस्ट टेंशनिंग के केस में 3%। टोटल अगर लॉस देखें तो 18% अप्रॉक्सीमेट प्री टेंशनिंग में और पोस्ट टेंशनिंग में 15%। तो इसमें जो है क्लियर है कि प्री टेंशनिंग लॉस इज ग्रेटर देन पोस्ट टेंशनिंग लोड। लगभग 3% जो है प्री टेंशनिंग लॉस ज़्यादा होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंट है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन और किस ग्रेड का हम लोग कंक्रीट यूज करते हैं वो देख लेते हैं, और साथ ही साथ प्री और पोस्ट टेंशन जो मेथड है उसका डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग देखें तो लीन कंक्रीट बेस में अगर देखें तो 5 M5 और M7.5 का हम लोग यूज करते हैं। प्लेन कंक्रीट के लिए हम लोग मिनिमम PCC के लिए जो है M15 का यूज करेंगे। अगर RCC जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क है तो M20 का हम लोग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे। वाटर टैंक और डोम के केस में जो है हम लोग M30 का यूज करेंगे। इन सी वाटर के केस में हम लोग M30 RCC के केस में और M20 PCC के केस में यूज करेंगे। पोस्ट टेंशनिंग के लिए हम लोग जो है M30 और प्री टेंशनिंग के लिए हम लोग जो है M40 यूज करेंगे। अब हम लोग प्री और पोस्ट टेंशनिंग प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग जो है डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला हम लोग देखेंगे स्टेज, तो प्री टेंशनिंग स्टेज में जो है एंकोरिंग ऑफ टेंडन होता है, प्लेसिंग ऑफ जैक्स होगा, अप्लाइंग टेंशन होगा, फिर जो है हम लोग जो है कास्टिंग कंक्रीट एंड फाइनली कटिंग द टेंडन। जबकि पोस्ट टेंशनिंग में जो है हम लोग क्या करेंगे कि कास्टिंग ऑफ कंक्रीट पहले कर लेते हैं, जबकि प्री टेंशनिंग में हम लोग टेंशनिंग का काम किए, कास्टिंग का काम बाद में किए। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कास्टिंग ऑफ कंक्रीट करेंगे, फिर फ्लेसिंग टेंडन करेंगे, फिर प्लेसमेंट ऑफ एंकोरेज ब्लॉक एंड जैक, अप्लाइंग टेंशन टू टेंडन एंड फाइनली सेटिंग स्वेज करेंगे। दूसरा हम लोग डिवाइस अगर देखें तो प्री स्ट्रेसिंग बेड यूज करेंगे, प्री टेंशनिंग में जैक यूज करेंगे, एंकोरेज डिवाइस यूज करेंगे, इंड एबुटमेंट्स यूज करेंगे, आपका शटरिंग माउल्ड यूज करेंगे, हेयर पिनिंग डिवाइस यूज करेंगे। जबकि पोस्ट टेंशनिंग में हम लोग कास्टिंग बेड यूज करेंगे, प्री स्ट्रेसिंग बेड की जगह कास्टिंग बेड रहेगा, डक्ट्स इसमें यूज करेंगे जो कि अलग है, माउल्ड और शटरिंग दोनों में यूज करेंगे, एंकोरिंग डिवाइस जैक्स जो है ये इसमें यूज करेंगे। एडवांटेज अगर हम लोग देखें प्री टेंशनिंग का तो सूटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए है, डू नॉट रिक्वायर लार्ज एंकोरेज डिवाइस। साथ ही साथ हम लोग अगर पोस्ट टेंशनिंग दोस्तों देखें तो पोस्ट टेंशनिंग में हैवी कास्टिंग प्लेस मेंबर कैन बी ईजिली पोस्ट टेंशनड। हैवी कास्टिंग जो है मेंबर जनरली इजीली हम लोग पोस्ट टेंशनिंग के लिए यूज करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ
प्री स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। पोस्ट टेंशनिंग में लेस वेटिंग पीरियड इज इन कास्टिंग बेड, और इसमें जो है कम समय लगता है कास्टिंग करने में बेड में। साथ ही साथ जो है डिसएडवांटेज अगर हम लोग प्री टेंशनिंग का देखें तो गुड बॉन्ड इज नेसेसरी बिटवीन ट्रांसमिशन लेंथ, गुड बॉन्ड का कमी रहता है। प्री स्ट्रेसिंग बेड इज रिक्वायर्ड। साथ ही साथ जो है रिक्वायरमेंट ऑफ आपका एंकोरेज डिवाइस एंड ग्राउटिंग इक्विपमेंट, ये जो है इसका यूज होगा। तो ये दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला थे इससे संबंधित। इसमें जो है हम लोग आगे और भी जो है सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स है उसको तैयार करेंगे। इसमें लॉस ऑफ स्ट्रेस इक्वल टू याद रखना है स्ट्रेन ड्यू टू एन एंकोरेज, यानी डेल एल बटे एल इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी एंड ऑफ स्टील। साथ ही साथ जो है स्ट्रेन ड्यू टू एंकोरेज अगर देखें तो इसमें जो है एंकोरेज स्लिप बटे लेंथ ऑफ बीम हो जाएगा। परसेंटेज लॉस इन प्री स्ट्रेस जो है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस बटे आपका इनिशियल प्री स्ट्रेस। ठीक है, ये दोस्तों जो है आरसीसी का हम लोगों ने जो है क्विक रिवीजन किया, इम्पोर्टेंट फार्मूला और वन लाइनर चीज़ों को देखते हुए आगे हम लोग जो है हाइड्रोलिक्स का जो है मुख्य रूप से जो है चर्चा कर। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को जो है देखने के लिए। क्विक रिवीजन के लिए जो एसएससी जेई संबंधी जो एग्ज़ाम है वो 1 महीना का समय बचा हुआ है। तो क्विक आरसीसी रिवीजन के लिए ये जो है महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको जो है सभी लोगों के साथ जो है शेयर करें। और आगे हम लोग जो है हाइड्रोलिक संबंधी जो है 2 घंटे के अंदर क्विक रिवीजन विथ फार्मूला को देखते हुए जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।